हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए सलोनी जैन एंड इस वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो सैम्पल पेपर बुक है हमारे पास में, इस बुक में से मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे लिस्ट किया है। मुझे यहाँ पे इनको लिस्ट करने में कम से कम 2 घंटे लग गए हैं, ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे आप सबके लिए समराइज करके यहाँ लिख दूँ एंड उन सबको मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर किसी ने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं भी किए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमी के जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सैम्पल पेपर के अंदर, जो थोड़े से ट्रिकी है, जिसके अंदर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हाई इज स्टेट इंटरवेंशन नेसेसरी टू रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स इन द रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स है, इसका मतलब क्या हो गया है, ये लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को क्या करते हैं, उधार पे देते हैं सामान वगैरह। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी हो गया, क्यों गवर्नमेंट को ये रूरल सेक्टर के अंदर इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जब वेइंग करते हैं तब भी वो एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करने के अंदर, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते फार्मर्स, तो उस वक्त भी वो उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। फार्मर्स को नॉलेज नहीं होता है कि कितना मार्केट के अंदर क्या रेट चल रही है, तो वो डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे बचाने के लिए स्टेट को आगे होकर इंटरवीन करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। अभी जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है ये कैसे होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, एसएचजीज जो होते हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया है। वैसे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब तो क्या हो गया कि माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के क्या करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं। सब थोड़ा थोड़ा सेव करके क्या करते हैं, मतलब सब लोग क्या करते हैं, पूल करते हैं फंड्स को एंड सब थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं। फिर जिसको भी रिक्वायर्ड होता है उसको कम से कम जो कंसेशनल रेट होती है उस पर वो क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट भी इनको काफी ज्यादा हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है इनको कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ जाए। तो ये एक तरीके से ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उनसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री हो रहे हैं। एंड जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसके अंदर ये एक और चीज एड ऑन हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर। क्यों हम फॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। पहली चीज तो हम फॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो, 10 से ज्यादा वर्कर्स इंगेज हो। ठीक है, जिनको हर तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हो, वो हमारे पास में फॉर्मल सेक्टर हो गया। हम क्यों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर के अंदर हो, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते हैं, वहां पे रेगुलर इनकम नहीं होती है। ठीक है, उनको यहाँ पे क्या मिल रहा होता है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं, उनको कभी भी निकाल देते हैं, हायर एंड फायर वाला सिस्टम चलता है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का रेगुलर इनकम नहीं है, वो लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, और वहाँ पे किसी भी तरह के लेबर लॉज वगैरह उतने काम नहीं करते। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, डिस्कस ब्रीफली इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। अब देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स लिखा हुआ है, ये वर्ड कहाँ पे आता है, ये वर्ड आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। जब स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स लगा रही है, उसके अंदर आता है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स बना दी। अब इनका काम क्या होता है, ये जैसे मंडी टाइप होता है, यहाँ पे ये लोग अपने ऑफिसर्स भेजते हैं जो लोग पूरा सर्विलेंस रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, किसी भी तरह के अनऑथोराइज डिडक्शंस नहीं हो रहे। मतलब आपने कोई बात कर ली, फिर बाद में वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आपके इस चीज के लिए हम इतने रुपए ये काटेंगे या ये करेंगे। तो इस तरह के अनऑथोराइज डिडक्शंस नहीं हो रहे हो, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है ये चीज देखते हैं, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, फेयर प्राइसेस पे मार्केटिंग हो रही है, ये सब चीजें वो देखते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट्स का काम क्या हो गया, यही सारा काम है, ट्रांसपेरेंसी देखना, अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस को प्रोटेक्ट करना एंड उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। ठीक है, फेयर प्राइसेस पे उनका काम हो जाना, ये सारी चीजें हो गई है हमारे पास में रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन रीसेंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। डू यू एग्री, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बहुत ज्यादा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, उसके बाद में लोगों का शिफ्ट ज्यादा हो गया है कैजुअल जॉब्स की तरफ, तो कैजुअलाइजेशन ज्यादा होने लग गया है।
लोगों का शिफ्ट होना कैजुअल जॉब्स की तरफ, उसी को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, रेगुलर इनकम नहीं होती है, प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ये सारे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेनी पेस्ट्स कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क टू पीपल, मतलब बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो हमें कुछ दो मेथड्स बताने जिससे हम रिप्लेस कर सके। तो देखो आजकल नीम ऑयल वगैरह आ गया है ना, बायोपेस्ट्स आ गए, आप उसका यूज कर सकते हो। सेकेंडली, जिन एरियाज में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वहां पे आप बहुत ज्यादा बर्ड्स को अगर आप परमिट करो, मतलब आप बर्ड्स को नहीं हटाओ, नहीं भगाओ, तो बर्ड्स भी काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे। इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट्स वगैरह, उनको क्या कर सकते हैं, वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बर्ड्स जो है वो कंज्यूम कर लेगी। तो उससे हम पेस्ट्स को बचा सकते हैं बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स लगाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है, हमें उसको इवेल्युएट करना है। तो देखो, पहले जब रूरल बैंकिंग सिस्टम इतना प्रॉपर नहीं था तो सबसे ज्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है हमारे पास में, ये जो ट्रेडर्स है, मनी लेंडर्स है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट था। 93% तक लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट थे और सिर्फ 7% इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। फिर धीरे धीरे जब अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ गए हैं तो अब 66% तक लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अब अगर हम इनका रोल इवेल्युएट करें तो देखो, इन्होंने काफी हद तक अच्छा किया है, मतलब रूरल बैंकिंग सिस्टम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखो, लोगों के पास में सेविंग्स अभी भी नहीं करते लोग, रूरल एरियाज के अंदर सेविंग्स के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता है। वो सेविंग्स नहीं करेंगे तो रूरल एरियाज के अंदर जो बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेंगे। सेकेंडली, कोलेटरल सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट होती है तो काफी लोग नहीं दे पाते हैं। थर्ड चीज, अगर लोन दे देते हैं तो उनका क्या होता है, पैसा नहीं आ रहा होता है उसके अंदर। कई बार हो जाता है कि फार्मर्स के पास में पैसा नहीं होता है तो वो लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है कि अभी भी रूरल एरियाज के अंदर बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा रन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजुकेशन कमीशन 1964-66 के अंदर हैड रिकमेंडेड 6% ऑफ जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। उसने, मतलब एजुकेशन कमीशन ने बताया था कि कम से कम एटलीस्ट 6% तो आपको एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। हाउ फार इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव दिस गोल, तो इंडिया का क्या अचीवमेंट है इसके अंदर। तो देखो, इंडिया के अंदर जब पता है कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना है, लेकिन फिर भी आज तक कभी भी 6% खर्च नहीं किया, अराउंड 4% ये लाई करता है। तो गवर्नमेंट को इसके अंदर आगे होकर और ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे जो बच्चे हैं वो डिप्राइव ना हो जाए। नेक्स्ट, इसी में मैंने एक क्वेश्चन और एड ऑन कर दिया है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत ही क्यों है। तो देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया तो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, तो जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो इस बेसिक राइट से ही डिप्राइव हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को आगे होकर इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया बट फेसिंग प्रॉब्लम्स नहीं। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाह रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। तो देखो, हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती है, एक तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ब्रेन ड्रेन, राइजिंग पॉपुलेशन, ये हमारे पास में 5 प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए हैं, तो वही सारे आ जाएंगे। रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, ठीक है, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह डेवलप कर दी है। अब तो आजकल तो स्टोरेज फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग गई है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को प्रमोट करती है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया, अगर कहीं पे भी कोई भी नहीं ले रहा है तो आप गवर्नमेंट को आके सेल कर सकते हैं। फिर उसका गवर्नमेंट करती क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स है, बफर स्टॉक मेंटेन करती है, इन सब में वो काम में लेती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है, मतलब कि अगर हम रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा उसको अगर डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारी मार्केट रिस्क कम हो जाती है। तो हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर हो गया है, इसके अलावा फिशरीज वगैरह हो गया, सेरिकल्चर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे अदर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसके अंदर मान लो कि किसी भी तरह का प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है, या फिर आप ये जो स्विंग मशीन का काम है वो कर सकते हो, या कुछ भी नई एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो मार्केट रिस्क आपका कम हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। कैसे? तो उनको कैसे खत्म किया था? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो हमारे पास में पॉइंट है, हैंडीक्राफ्ट जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज्यादा क्या लगाते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो कॉस्टली हो गए। कॉस्टली होने के चलते क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हुआ, जो हमारे पास में फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहे थे वो चीप आ रहे थे, उनकी फिनिशिंग अच्छी थी, उनकी क्वालिटी वाइज वो अच्छे थे। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे पास में जो इंडियंस थे उनका भी शिफ्ट हो रहा था वेस्टर्न कल्चर की तरफ। ठीक है, तो उनके भी जो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो रहा था उनके भी, तो उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट जो थे वो रूइन हो गए थे। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास में हैंडीक्राफ्ट जो थे उनको रूइन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट बेनिफिट इंडिया वाई। जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था वो भी इंडिया को बेनिफिट नहीं किया, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस से जो पैसा आया था वो कहाँ लग गया था, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लग गया था। एंड सेकेंडली जो एक्सपोर्ट हुआ था वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने से हुआ था, जो कि ये बताता है कि इंडिया कितना ज्यादा इनएफिशिएंट था उस वक्त। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं फास्ट नहीं करूंगी तो ये सारे 45 क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। वो है सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो सब्सिडीज है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो सब्सिडीज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज, हमें इस स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सब्सिडीज की वजह से वेस्टफुल कंजम्पशन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि अगर कोई चीज आपको कम रेट पे मिल रही है, अगर आपके उसमें ज्यादा पैसे नहीं लग रहे तो आप उसका वेस्ट ज्यादा करोगे, आप उसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इंडिया फेल्ड टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करने में फेल हो गया। ऑब्वियसली हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ चले गए थे, हमारे पास में इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन किया ही नहीं था। इसीलिए हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो फॉरेक्स रिजर्व थे, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ लिमिटेड सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये जो हमारे पास में इंडिया जो प्लानिंग करी थी, प्लानिंग जो हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, नीड फॉर प्लानिंग, वो हमारे पास में लिमिटेड सक्सेस ही क्यों हो पाया? क्योंकि देखो हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आई, जीडीपी ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, ये सब चीजें। तो पहली चीज तो जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ तो उसके अंदर आगे होके क्या होने लग गया, जॉबलेस ग्रोथ होने लग गई। हमने अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया था तो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं किया तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने लग गए, इन्फ्लेशन होने लग गया, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो हमारी प्लानिंग थी उसको लिमिटेड सक्सेस मिल पाई। नेक्स्ट है हमारे पास में, अ स्किल्ड वर्कर लाइक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जनरेट्स मोर इंसेंटिव देन अनस्किल्ड वर्कर। देखो स्किल्ड वर्कर ज्यादा कमाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास में स्किल्स पोजेस करता है, उसके पास में स्किल्स है, नॉलेज है, इसलिए वो ज्यादा ही कमाएगा अनस्किल्ड वर्कर से। सेकेंडली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं हम उनको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, उनका हमारे पास में सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स का सब्सटीट्यूट हमारे पास में अवेलेबल होता है, इसीलिए जो स्किल्ड वर्कर्स है वो ज्यादा अर्न करते हैं कंपेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट है। एक्चुअल में ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से क्या लिखोगे आपको नहीं आएगा अगर आपने इसको एक बार भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे पहला है शॉर्ट नोट हमें लिखना है सार्क पे। सार्क हमारे पास में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये 1985 के अंदर बना था एंड ये 8 कंट्रीज इसकी थी, जो साउथ एशिया की जो 8 कंट्रीज है वो इसकी मेंबर कंट्रीज है। एंड ये पर्टिकुलरली बना था रूरल एरियाज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, एंटी टेररिज्म के अंदर, और आसपास में यहाँ पे जो अच्छा कल्चर बना रहे, इसीलिए मतलब ये जो साउथ एशिया की जो 8 कंट्रीज है उसके लिए ये बना था सार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरोपियन यूनियन, EU। ये जो है ये 1993 के अंदर बना था, इसके अंदर 27 इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, मतलब 27 कंट्रीज है। नेक्स्ट ये बना था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन के लिए बना था। मेनली इसका पर्पस ये था कि जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनको फ्रीली आप क्या करो, उनको आप फ्रीली ट्रेड वगैरह करने दो, फ्रीली लिव करने दो, उसके लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 1976 के अंदर बना था। ठीक है, ये जनरली किसी चीज मतलब यहाँ पे ऐसे था कि जो वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज है
ये बना था थाईलैंड के अंदर, ठीक है, ये जो एशियन है ये बना था थाईलैंड के अंदर। एंड इसमें ऐसा था कि जो कुछ कंट्रीज मिल गई थी अगेंस्ट दो दो कुछ कंट्रीज के लिए अगेंस्ट में उनके मिल गई थी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये एशियन बना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है G8 और G7। G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। पहले ये G8 था, अब इसमें से एक कंट्री विड्रॉ हो गई है, इसीलिए यहाँ पे अब इसका नाम पड़ गया G7। कौन कौन सी 8 कंट्रीज है यहाँ पे, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया एंड यूके एंड यूएस। ये हमारे पास में 8 कंट्रीज है, इसमें से रशिया यहाँ से निकल गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया G7। ये जो 8 कंट्रीज है ये 65% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या करती है, पजेस करती है। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैंने भी नहीं बताया, डिटेल्ड आप इसको लर्न भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। सार्क हमारे पास में आया था 1985 के अंदर, यूरोपियन यूनियन 1993 के अंदर, एशियन हमारे पास में आया था 1976 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इलेबोरेट हाउ फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया। ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ डिजीजेज होने लग गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैंसर वगैरह होने के चांसेस होने लग गए। तो ये हमारे पास में एयर पोल्यूशन जितना ज्यादा हो रहा है, तो वो जो पोल्यूशन है उसको जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। सेकेंड हमारे पास में आता है वाटर कंटेमिनेशन, वाटर को भी बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिजीजेज होने लग गई है, तो ये भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है इलिटरेसी। अगर लोग इलिटरेट होंगे तो उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना है, वो लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इलिटरेसी भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इकोनॉमिक ड्रेन कैसे हुआ था कॉलोनियल पीरियड के अंदर, तो देखो इसके अंदर पॉइंट आएगा कि हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन गए, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया था हमारे पास में, मतलब हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं कर रहे थे और हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब हम काफी ज्यादा इनएफिशिएंट थे। सेकेंडली जो एक्सपोर्ट सरप्लस से जो पैसा आया था वो वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लग गया था, ना कि इंडियन डेवलपमेंट के अंदर। फिर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, रोड्स, रेलवे जो भी डेवलप हुए थे, वो फॉरेन मतलब जो ब्रिटेन है वहां पे उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए हुए थे, ना कि यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स जो था उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, क्योंकि हम फोर्स किए गए थे कि हम उनके लिए ग्रो करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था कॉलोनियल पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्यूसिडेट फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बना था 1974 के अंदर, एंड यहाँ पे 1974 के अंदर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था इसके अंदर दो चीजें हमारे पास में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड फिर स्टेट वाइज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बन गया था। क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे एड्रेस करता है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को। तो देखो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, वो जर्नल्स वगैरह निकालते हैं कि किस तरीके से आपको पॉल्यूशन जो है उसको एमिट करना चाहिए। सेकेंडली इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि कौन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर पॉल्यूशन कर रहा है। वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको डिसेमिनेट करते हैं कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ये सारा काम किसका है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। एंड यहाँ पे दो पॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने कुल 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 21st क्वेश्चन है, सब्सिडीज वर नीडेड टू एनकरेज फार्मर्स। सब्सिडीज की जरूरत थी फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए, कैसे, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनके पास में पैसा नहीं था, तो एचवाईवी टेक्नोलॉजी का वो यूज कर सकते थे, ठीक है, एंड उनको बेटर फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड होने लग गई, तो इसीलिए सब्सिडीज जो है वो एनकरेज करती है फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एसएसआई जो है वो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों, क्योंकि जो एसएसआई है वो लेबर इंटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा पैसा उसमें नहीं लगाते, तो ऑब्वियसली हम लोग बड़ी मशीन्स नहीं खरीदेंगे, लेबर इंटेंसिव होती है, रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करती है, मतलब ये लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, हम इसको कहीं पे भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी काफी कम लगता है, इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो इंडियन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्टिविटीज यू वुड सजेस्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप क्या एक्टिविटीज वहां पे सजेस्ट करोगे। तो देखो जो फार्म एक्टिविटीज है वो तो वहां हो ही रही है,
तो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज अगर वो लोग वहाँ पे करें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे रूरल एरियाज भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर सेटअप करते हैं तो, और कुछ छोटा मोटा नया खुद का जो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ काम शुरू करें, जैसे कि स्विंग मशीन्स वगैरह, मतलब जो टेलर का काम है वो वहाँ पे कर सकते हैं। और भी छोटी मोटी नॉन फार्म एक्टिविटीज अगर वहाँ पे करते हैं तो उसकी वजह से रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, 24th क्वेश्चन है, व्हाई इज द वर्ल्ड फेस्ड विद एन एनवायरमेंटल क्राइसिस। वर्ल्ड जो है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस के अंदर क्यों इतना ज्यादा फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी दोनों ही खत्म हो रही है, इसीलिए वर्ल्ड जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस को फेस कर रहा है। अब ये क्या कॉजेज हो रहे हैं इसके लिए, क्यों एनवायरमेंटल क्राइसिस इतना ज्यादा हो रहा है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पोवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन इन 1991। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था उसके अंदर क्या स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने? तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ तो डिसइन्वेस्टमेंट्स कर दिए थे, मतलब कि खुद पूरा का पूरा सेल कर दिया था। सेकेंडली यहाँ पे क्या किया था, जो शेड्यूल ए था IPR 1956, उसके अंदर 3-fold क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर जो शेड्यूल ए था जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, उससे उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, 17 से वो आगे 4 इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे कर लिया, डी रिजर्वेशन कर दिया था, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को आगे होके परमिट कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो ये सब प्रोसेस से क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एनलिस्ट ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय वे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या है, LPG नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन से हमारे पास में फैक्टर्स थे। तो देखो फैक्टर्स के अंदर हमारे पास में क्या आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इन्फ्लेशन हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो लॉसेस में जा रही थी, हमारे पास में पैसा नहीं था, मतलब इतना भी फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं था कि हम जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है अगले नेक्स्ट 2 हफ्तों की भी कवर कर ले, इतना भी नहीं था। हम कितना लोन लेने गए थे, हमें चाहिए था डॉलर्स के अंदर 7 बिलियन US डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो ये सब हो रहा था, हमारे पास में बिल्कुल भी यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, इसीलिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसको आप अगर मिस कर सकते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू डेवलप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन? देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई है, क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं कि ये एक लाइवलीहुड ऑप्शन भी बन सकता है? हाँ ये बन सकता है। IT सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि कहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है थ्रू IT सेक्टर। सेकेंडली IT सेक्टर के अंदर रूरल एरियाज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। IT सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो इन्फो कायोस्क होते हैं, इन्फो कायोस्क का मतलब हो गया जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं रिगार्डिंग कितनी सॉइल फर्टिलिटी चाहिए, कौन से सीड्स आपको यूज करना चाहिए, कितना इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, इन्फो कायोस्क जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो IT सेक्टर एक लीडिंग सेक्टर बन सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा ग्रोथ के अंदर हेल्प कर सकता है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प ही करता है, तो ये हमारे पास में ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेबोरेट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था? तो उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया था, ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, हाई टैक्सेस लगा दिए थे, वो महंगे हो गए थे। सेकेंडली उन्होंने फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया था, जमींदारी सिस्टम वो लेके आ गए थे, उसकी वजह से भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। एंड हमारे पास में यहाँ पे आता है जो फॉरेन ट्रेड था उस पर मोनोपोली कंट्रोल उनका था, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया था। साथ के साथ जो भी रोड्स रेलवेज उन्होंने डेवलप की थी, रोड्स डेवलप की थी ताकि वो ताकि वो उनके जो ब्रिटिश आर्मी है उनको यहाँ पे पहुंचा सके, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके, इसीलिए उन्होंने पोर्ट्स वगैरह डेवलप किए थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लॉइट यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स एंड फ्यू क्रॉप्स इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग? यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो शुरू में सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर ही बहुत अच्छा देखने को मिला था। वो कौन से 3 स्टेट्स है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। टैब के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये 3 स्टेट्स थे जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत अच्छा देखने को मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिर्फ फ्यू क्रॉप्स के अंदर क्यों था, ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के अंदर ही था। व्हीट एंड राइस के अंदर हमें देखने को मिला था, बाकी सब के अंदर देखने को नहीं मिला था। यही ग्रीन रिवोल्यूशन की एक लिमिटेशन भी रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रमोट रीजनल इक्वालिटी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, रीजनल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 चीजें थी। जो आईपीआर 1956 के अंदर आया था हमारे पास में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसकी वजह से वो क्या कर दिया, इजी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने लगी, जहां पे उनको रीजनल डिस्पैरिटीज लगती है, मतलब जिन एरियाज को डेवलप करना है वहां पे इजी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करी। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल कंसेशंस, उनको इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस के अंदर छूट देने लग गए, ताकि क्या हो, वो रीजन्स भी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट बिफोर 1991। क्या लाइसेंसिंग पॉलिसी की क्या ड्रॉबैक्स हैं। देखो, इसी को हम परमिट लाइसेंस राज भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, क्या ड्रॉबैक्स आया था, तो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसके अंदर जिनको, जैसे कोई स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको कहीं इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, फेवरेटिज्म एंड करप्शन की वजह से, मतलब वो सबके फेवरेट बन के रहते हैं क्योंकि वो लोग करप्शन करते हैं, तो उसके चलते उन्होंने क्या किया, इसलिए नहीं कि उनको खुद को सेटअप करना है, इंडस्ट्रीज नहीं, वो खुद भी सेटअप नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने करप्शन के चलते क्या किया, कंपटीशन को उन्होंने पूरी तरीके से हटा के रखा। उन्होंने किसी को भी नई इंडस्ट्री सेटअप करने ही नहीं दी, हर जगह करप्शन होने लगे, तो एक तरीके से यहाँ पे लाइसेंस राज शुरू होने लग गया था। तो ये लोग जो थे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इंडस्ट्री सेटअप करने के अंदर, और इस तरह से यहाँ पे इश्यूज आने लग गए थे। ठीक है, फिर 1991 के अंदर जब एलपीजी पॉलिसी आई तो फिर ये जो लाइसेंसिंग था इसको काफी हद तक अबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, डिफाइन यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है हमारे पास में जीएसटी। ठीक है, जीएसटी हमारे पास में एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास में फॉर्म में है। हमारे पास में जो हमारे पास में सीजीएसटी का जो हमें जो भी हमारे पास में इनपुट मिलेगा उसको हम सीजीएसटी के पेमेंट के अंदर काम में ले सकते हैं। जो एसजीएसटी का जो इनपुट मिलेगा उसको हम एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के अंदर काम में ले सकते हैं। इनपुट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आईटीसी हमें मिलेगा वो हम आउटपुट के अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है, ये एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सही है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, व्हाई वाज डीमोनेटाइजेशन कैरिड आउट। डीमोनेटाइजेशन क्यों किया, ताकि ब्लैक मनी जो था उसको हम इरोड कर सके। ठीक है, जो शेडो इकोनॉमी है उससे हम बाहर आ सके, तो ब्लैक मनी वगैरह ये सब बाहर है, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया था। 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया था। ये कब किया था, 8 नवंबर 2016 को ये किया था। ठीक है, ट्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इनका क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी जो बन रहा है वो काफी ज्यादा लो स्टैंडर्ड का बन रहा है, तो उसके चलते जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उतना अच्छा इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों साथ चलने चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस क्वालिटी का यहाँ पे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, 35th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द प्लेनेट अर्थ in good order to the future generation. Do you agree with the above statement? Suggest any 5 measures to achieve the above obligation. हमारे पास में एक moral obligation है कि हम जो ये अर्थ है हम उसको अच्छे कंडीशन में फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाए जा सके। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है, तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाए, हम एलपीजी, गोबर गैस यूज करें, सीएनजी यूज करें, विंड मिल्स जो है विंड पावर यूज करें, ठीक है, सोलर पावर यूज करें, हम बायोपेस्ट, बायो कंपोस्ट यूज करें, मिनी हाइडल प्लांट्स वगैरह यूज करें, हम एक्सप्लोटेशन कम करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। 36th क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, The reform process initiated in the early 1990s resulted in a decline in the number of workers employed in the formal sector. Critically analyze. 1990 के अंदर जो हमारे पास में 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बाद में फॉर्मल सेक्टर के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उसके बाद में जो था गवर्नमेंट का जो भी इंटरवेंशन था वो काफी कम हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन हो गया था गवर्नमेंट सेक्टर का। जो जॉब्स थी वो सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अवेलेबल थी। अब इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अवेलेबल है तो लोग शिफ्ट हो गए फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ।
इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब काफी ज्यादा कैजुअल जॉब्स होने लगी, कैजुअल जॉब्स की तरफ शिफ्ट होने लगे, जिसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो ये सब होने लगे क्योंकि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं थे फॉर्मल सेक्टर के अंदर, इसीलिए तो सब लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है 37th क्वेश्चन है, हाउ डज अ सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर द 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वही आगे होकर डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट को पता है कि जो भी पब्लिक है, जो भी पॉपुलेशन है, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट सेक्टर को आगे होके कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती है, सब कुछ यहाँ पे जो मेजर रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, द ब्रिटिश इंटेंडेड टू अचीव देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट थ्रू देयर पॉलिसीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट यहाँ पे पूरा किया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उन्होंने डेवलप किया उसके थ्रू। तो कैसे किया, देखो जो भी रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह डेवलप की थी, उसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट और ज्यादा अच्छा हो गया। मतलब वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे रॉ मटेरियल को, वो इजीली इंपोर्ट कर सकते थे फिनिश गुड्स को। वो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पे लेके आ गए, तो उन्होंने जितना भी जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था वो उन्होंने किया था उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए। पोस्ट वगैरह यहाँ पे डेवलप किए, पोस्टल एरियाज यहाँ पे डेवलप किए, वो भी इसलिए किया था ताकि वो इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके, रूलिंग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। अगर हमने सब्सिडीज हटा दी तो फिर इक्विटी कैसे आएगी? ऑब्वियसली अगर सब्सिडीज हटा दी तो फिर जो डिफरेंस है, जो इकोनॉमिक गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्सिडीज हेल्प करती है, सब्सिडीज इंसेंटिव्स देती है कि वो भी एचवाईवी टेक्नोलॉजी यूज करे। बस यहाँ पे ध्यान इतना रखना होता है कि जिन लोगों के लिए सच में सब्सिडीज बनी है उन तक वो पहुंचे, मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसमें सिर्फ 2 ही अगर लिखोगे, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स तो कम से कम बतानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये होता है कि ओवर द ईयर, पूरे साल के अंदर कुछ टाइम के लिए रूरल सेक्टर्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ काम नहीं होता है, तो उस वक्त वो लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारे पास में आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें से कुछ लेबर्स को, कुछ वर्कर्स को निकाल भी ले तो भी प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, जो यहाँ पे हमारे पास में MPL है, वो यहाँ पे 0 होती है। हम उनको निकाल भी लेंगे तो भी प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 तो ये हो गए हमारे पास में। तीसरा हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने की वजह से अगर हम अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में, मतलब जो बीच का जो टाइम पीरियड है, जो जॉब्स शिफ्ट करने के बीच में जो हमारे पास में जो टाइम पीरियड होता है, जिस वक्त अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया है कि काम करने के लिए तैयार है, मतलब विलिंग टू वर्क है, एक्सिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है, कैसे भी काम करने को तैयार है, पर फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है जैसे रिसेशन, डिप्रेशन का टाइम था, तो उस वक्त जब इस तरह की साइकिल्स चलती है, तो उस वक्त के लिए आप क्या हो जाते हो, अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, क्योंकि काम ही नहीं होता है। तो काम नहीं होता है तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम, अगर काम नहीं है तो निकाल देंगे वो। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे 6 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने डिस्कस किए हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, टाइप्स हो गया। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन है ये, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है। तो जब से 1991 की बात करो या फिर 1950 से ही हम बात करें, तो जीडीपी में तो ग्रोथ फिर भी हमें देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ, जॉबलेस ग्रोथ होने लगी। जॉबलेस ग्रोथ हुई, उसके बाद में क्या हो गया, 1991 के बाद में जब एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो फिर फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आ गए, इनफॉर्मलाइजेशन होने लग गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है हमारे पास में कैजुअल जॉब्स ज्यादा अवेलेबल होने लगी,
लोग कैजुअल जॉब्स की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हमारे पास में यहाँ पे होने लग गया। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उस स्पीड में, उस पेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इज लिमिटेड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, एक्सप्लेन। यहाँ पे ऐसा बोला है कि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर तो है, 2016 के अंदर डब्ल्यूटीओ जो है उसके अंदर 164 कंट्रीज मेंबर थी, इंडिया भी उसका मेंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिल रहा है। पहली चीज तो फायदे मिलते क्या है, तो देखो फायदे क्या मिलते हैं, बायोलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर आपको फायदे मिलते हैं, ये फैसिलिटेट करता है उन एग्रीमेंट्स को। सेकेंडली आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, ये सब काम क्या होता है डब्ल्यूटीओ, अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर है तो आपको भी फैसिलिटेट करेंगे। पर हो क्या रहा है, इंडिया को उतना फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो देखो डब्ल्यूटीओ जो होता है वो मेजरली फायदा देता है डेवलप्ड कंट्रीज को। हो क्या रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आके फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, उनको परमिशन नहीं होती है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करें। बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है, लिमिटेशंस लगाई हुई होती है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छे हैं तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो वहां पे परमिट ही नहीं करते। मतलब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन वहां पे उन्होंने इम्पोर्ट के ऊपर बैरियर्स लगा रखे हैं, इम्पोर्ट करने ही नहीं देते। तो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को आके एक्सप्लॉइट कर सकती है, सब कर सकती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको परमिशन नहीं होती कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाके क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो इस तरीके से ये जो फायदा होता है डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने का, ये डेवलप्ड नेशंस को मिलता है, डेवलपिंग नेशंस को उतना फायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गिव वाइटल फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। वाइटल फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, हमें एनवायरनमेंट जो है हमें प्रोवाइड करता है लाइफ, हमें मतलब एनवायरनमेंट जो है वो हमें एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दो पॉइंट्स हो गए, सस्टेन्स लाइफ, एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, एसिमुलेट्स वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है उसको एसिमुलेट करता है, एंड हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि हम प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वहां पे लिमिटेड प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, सेकेंडली अब सब लोग रेजिस्टेंट हो गए, जब एचआईवी टेक्नोलॉजी का यूज कर चुके हैं तो अब इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वो फिर से शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 लिमिटेशंस आ गई। थर्ड, अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव्स यहाँ पे देने चाहिए, तब जाके लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे आता है, नेक्स्ट क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आर प्लेइंग वाइटल रोल इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर, इलेबोरेट। ये सेम क्वेश्चन है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं वो पुअर को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर जो स्मॉल जो होते हैं, मतलब स्मॉल फार्मर समझो, या फिर जो भी वुमेन्स वगैरह है, ठीक है, जो भी बहुत ज्यादा रिच नहीं है, हम बोल सकते हैं जो पुअर जो वुमेन्स वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, एंड फिर जिसको भी जब भी रिक्वायर्ड होता है तो वो कंसेशनल रेट में उनको मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ऑल्दो इसके अंदर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला जो हमारे पास में चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो केस बेस्ड आते हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, या फिर वो आते हैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन। जैसे आपको टेबल दे दी, आपको कंपेयर करना है इंडिया पाकिस्तान को या फिर इंडिया चाइना को, इस तरह के कंपेरिजन आते हैं, तो वो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको इजीली आप स्कोर कर सकते हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। बाकी जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और मैं यही बोलूंगी आपको कि आप एक एक लाइन अब बुक से रीड मत करो, इतना टाइम नहीं बचा है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को, सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस रीड करो। अगर आपको लगता है कि आप उसमें लिख सकते हो तो उसका आंसर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें नहीं आ रहा है तो ही उसका आंसर पढ़ो, बाकी सिर्फ ऊपर ऊपर से 2-2 3-3 वर्ड्स देखिए एंड आगे बढ़ते जाओ। इस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एंड आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरीके से उसको डिस्कस करूंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।